नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल चैनल मीमांसा यथार्थ पे। मैं गरिमा एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के लेके एनसीईआरटी की श्रृंखला। दोस्तों, आज हम लोग अपनी इस एनसीईआरटी की कड़ी में बात करेंगे क्लास 6 इतिहास की एनसीईआरटी की, जिसका नाम है हमारे अतीत फर्स्ट। इससे पहले हम लोग इस एनसीईआरटी का चैप्टर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे इसके चैप्टर 2 की, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। आखेट खाद्य संग्राहक यानी कि आखेट यानी कि शिकार करना, खाद्य संग्राहक भोजन का संग्रह करना, से भोजन उत्पादक तक। वो मानव जो पहले शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा करके खाने के लिए इकट्ठा करता था, वो भोजन उत्पादक कैसे बना, यानी कि उसने कृषि करना कैसे शुरू किया। आज हम लोग इस चैप्टर में इसी की बात करेंगे। तो पहले हमारा जो पहला टॉपिक होगा आरंभिक मानव, यानी कि जो शुरुआत का मानव है उसके बारे में बात करेंगे। आरंभिक मानव, आरंभिक मानव जो शुरुआत का मानव था, कैसा था? आखेट करता था, शिकार करता था। तो आखिर यहाँ पे बात की गई, आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे? आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो कई कारण हैं उनके इधर उधर घूमने के। जैसे शिकार करते थे वो लोग, तो शिकार करने के लिए ये लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जाते रहते थे। अगर हम बात करें अपने भारत की, भारतीय महाद्वीप की, तो यहाँ लगभग 20 लाख वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पूर्व जो लोग रहते थे उनको हम लोग आखेटक और खाद्य संग्राहक कहते हैं। और ये जो आखेटक खाद्य संग्राहक, उनका नाम पड़ा, कैसे पड़ा? उनके भोजन प्राप्त करने की जो विधियां थी उनके आधार पे इनका नाम पड़ गया। आखेटक शिकार से भोजन प्राप्त कर रहे हैं, तो आखेटक खाद्य संग्रह, खाद्य का संग्रह कर रहे हैं, खाने वाली चीजों को संरक्षित कर रहे हैं, तो वो खाद्य संग्राहक। ये लोग भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल जो वनस्पतियां होती हैं जंगलों में प्राप्त होती हैं उनको ये लोग खाने के लिए इकट्ठा करते थे, पक्षियों के अंडे इकट्ठा करते थे, और ये लोग अपने शिकार के लिए इधर से उधर घूमते रहते थे। तो इनके घूमने के कई कारण थे, जो ये लोग अपने स्थान बदलते रहते थे, उसके कई कारण थे। अगर बात करें इनके इधर उधर घूमते रहने की, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि ये लोग शिकारी थे, शिकार कर रहे थे, तो जो इनके जानवर थे, जिस स्थान पे जानवर थे वहाँ के आसपास के जानवर इन्होंने शिकार कर लिया, वो खत्म हो गई, या फिर जो जानवर शिकार कर रहे हैं जैसे हिरन वगैरह भागते हुए चले गए, तो उनका वो लोग झुंड का पीछा करते हुए उसके पीछे चले जाते थे, तो बहुत दूर निकल जाते थे, तो फिर वहीं रह जाते थे, वापस लौट के आने का कोई मतलब ही नहीं है। और जो वनस्पतियाँ फल फूल ये लोग खाते थे, तो एक स्थान पे जहाँ रहते थे वहाँ की वनस्पतियाँ फल फूल खा के ख़त्म कर दिए, तो फिर ये दूसरी जगह चले जाते थे, दूसरे जंगल में उसको वहाँ तलाश करने के लिए। जो कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फल फूल जो होते हैं मौसम के अनुसार आते हैं, तो मौसम का भी प्रभाव होता था कि जैसे जहाँ पे हैं जिस मौसम में वहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, उस मौसम के साथ ही वो चीज़ें ख़त्म हो गई खाने की, तो दूसरी जगह वैसे स्थान पे जाते थे जहाँ दूसरे मौसम में वैसी खाने की चीज़ें प्राप्त हो जाएं। और वैसे तो ये लोग जहाँ रहते थे वो कोई नदी झील के किनारे ही रहते थे, पानी वाली जगह के किनारे ही रहते थे, लेकिन कुछ नदियाँ जो बरसात में, कुछ झीलें ऐसी भी होती हैं जहाँ लोग रह तो रहे थे, पानी देखा तो रह गए, लेकिन बरसात नहीं हुई। जो वर्षा पे निर्भर करने वाली जो नदियाँ झीलें हैं, वो जब सूख जाती थी तब भी इनको पानी के कारण की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता था। तो ये कुछ कारण हैं जो वो इधर से उधर घूमते रहते थे उसके। अब हम बात करेंगे कि आरंभिक मानव के बारे में
जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है जानकारी? क्योंकि ये बहुत ही लगभग 20 लाख वर्ष पहले थे, तो किसी भी मनुष्य का जीवन काल इतना लंबा तो है नहीं कि उतनी चीज़ों की स्मृतियाँ हों तो वो बता सके। तो इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के आखिर स्रोत क्या होंगे? वही चीज़ें जो ये लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो ये लोग खा रहे थे, जैसे मछली खा रहे हैं, शिकार कर रहे हैं जानवरों का, जानवरों को खा रहे हैं, और फल फूल वगैरह खा रहे हैं। तो उनकी जो और जिन चीज़ों का वो प्रयोग कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे शिकार करने में वो किसका प्रयोग कर रहे हैं, कैसे हथियार यूज़ कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। जैसे इन्होंने पहले पत्थरों के औजार बनाए, उसके बाद लकड़ियों के औजार बनाए, जिनका प्रयोग ये मांस को काटने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, फल फूल को काटने के लिए, लकड़ियों को काटने के लिए, इन सारी चीज़ों के जो ज़रूरत की चीज़ें जुटाने के लिए जिन हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं, जिन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे इनके बारे में कुछ कुछ जानकारी प्राप्त करने की या अनुमान लगाने का प्रयास किया जाता है। तो ये आरंभिक मानव थे, इनके बारे में जानने के लिए अनुमान ही लगाए जाते हैं, क्योंकि हमारा जो प्राचीन इतिहास है वो जो प्राप्त चीज़ें हैं, जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं, उनके आधार पे अनुमान ही लगाया जाता है इसमें। तो हमारे आरंभिक मानव के बारे में भी कुछ कुछ अनुमान लगाए जाते हैं। जो उन्होंने हथियार यूज़ किए, भाला बाण ये लोग बनाते थे, जिसमें लकड़ी पत्थर का उसका नुकीला सिरा बना लिया और उसमें मुट्ठे लकड़ी के लगाए, हड्डियों के लगाए, तो इस टाइप के औजार बनाते थे। अब अगर हम बात करें कि ये लोग रहते कहाँ थे, आरंभिक मानव रहते कहाँ थे, तो रहने के लिए लोग किस स्थान का चयन करते होंगे? तो आपकी एनसीईआरटी में कुछ गुफाओं के नाम दे रखे हैं जहाँ से प्राचीन मानवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रहने के, जिसमें पहला नाम दिया हुआ है भीमबेटका का। भीमबेटका क्या है? भीमबेटका एक गुफा है। ये गुफा का नाम है जो आधुनिक समय में, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है। तो नदी का किनारा भी है और यहाँ पे पत्थर हैं, पर गुफा पर पहाड़ों के बीच में होती थी। तो यहाँ जो पत्थर हैं इनके औजार बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इन जगहों को जहाँ रहते थे आरंभिक मानव, उनको पुरा स्थल कहते हैं। पुरा स्थल जहाँ से कुछ भी प्राप्त होता है वो पुरा स्थल की श्रेणी में आता है वो स्थान। भीमबेटका भी क्या है? एक पुरा स्थल है। अब ये गुफाओं में क्यों रहते थे? जैसे हमें आज घरों की आवश्यकता है, हम घर में रहते हैं, बारिश के मौसम में बारिश से बचने के लिए, गर्मी के मौसम में गर्मी, धूप से बचने के लिए, और ठंडी में ठंड से बचने के लिए हम लोग घरों का प्रयोग करते हैं। वैसे ही ये गुफाएं इन लोगों का क्या थी? घर थी, जिसमें ये लोग बारिश से, मौसम के प्रभावों से बचने के लिए इन गुफाओं में रहते थे। क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे, तो जो जंगली जानवर हैं उनसे रक्षा करने के लिए भी ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इसमें रहते थे। अब ये लोग शिकारी थे तो बहुत सारे जानवरों का शिकार ये भी करते थे, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो इनका भी शिकार कर लेते होंगे, तो उनसे भी रक्षा जरूरी है। तो अब यहाँ पे बात करें इन पुरा स्थलों की, जिसमें भीमबेटका पुरा स्थल है। तो ये पुरा स्थल वही प्राचीन स्थल जो भी बताया हमने कि जहाँ से चीज़ें प्राप्त हो रही, जहाँ वो लोग रहते थे और अपनी जो चीज़ें प्रयोग करते थे और वहीं पे छोड़ गए हैं, वहीं रह गई हैं, तो वो वहाँ से अभी भी प्राप्त हो जाती हैं। तो उनका अध्ययन करते हैं इतिहासकार, पुरातत्वविद, और उनसे अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं, जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि उस समय कैसी चीज़ें रही होंगी, क्या क्या करते होंगे वो लोग, और ये चीज़ें। और जो ये पूरा स्थल है, ये कभी कभी ज़मीन के अंदर खुदाई करने पे निकलते हैं, कभी कभी ज़मीन के ऊपर भी चीज़ें मिल जाती हैं, और कभी कभी ये समुद्र के तल पे या किसी नदी के अंदर भी अवशेष ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। दूसरी इनकी रहने की जगह में बात की गई है आपके एनसीईआरटी में, कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा
क्या प्राप्त हुआ है कुरनूल की गुफा से? यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं कुरनूल की गुफा से। तो राख से प्राप्त पता चलता है कि जो आरंभिक मानव थे वो आग जलाना सीख चुके थे। तो आग का प्रयोग वो क्यों करते होंगे? प्रकाश करने के लिए, मांस हो सकता है भून के खाने लगे हो, पका के खाने लगे हो, तो भोजन को पकाने के लिए, और खतरनाक जानवरों से रक्षा के लिए ये लोग आग का प्रयोग करते होंगे। तो कुरनूल की गुफा से क्या? राख के अवशेष मिले हैं। अब आपके एनसीईआरटी में छोटे से कॉलम में एक जानकारी दे रखी है नाम और तिथियों की। नाम और तिथियां, ये जो आरंभिक मानव हैं हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो लगभग 20 लाख वर्ष पहले यहाँ रहते थे। लेकिन 20 लाख वर्ष से फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से इनकी चीज़ों में, इनके तरीकों में जो प्रयोग करते थे ये लोग, जो भोजन संग्रह से खाद्य उत्पादक तक ये लोग कैसे विकसित होते गए, उनका अध्ययन करने के लिए इनके जो क्रम है, इनका विकास क्रम है, उसको कई भागों में बांट दिया गया है, कई नामों से जिनको जाना जाता है। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल। पहले पाषाण काल, पत्थर की चीजों का उपयोग करते थे इसीलिए इसका नाम पाषाण काल पड़ा। तो इसमें ये 3 प्रकार के हैं। पूरा पाषाण काल, दूसरा काल है मध्य पाषाण काल, तीसरा काल है नव पाषाण काल। मतलब जहां तक मानव ने पत्थरों का प्रयोग किया तो सब पाषाण काल है, बस पूरा, मध्य और नव। जो पूरा पाषाण काल है सबसे आरंभिक काल है, यानी कि सबसे पहले की बात है, और सबसे प्राचीन पत्थर यहीं से मिलते हैं जो मानव द्वारा प्रयोग किए गए हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से ये 12,000 वर्ष पूर्व तक का इसका समय माना जाता है। और बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 वर्ष पूर्व से लेके 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। और जो नव पाषाण काल है वो 10,000 से अब वर्तमान तक, अब तक। सबसे बड़ा काल पूरा पाषाण काल है। इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आरंभिक, यानी सबसे पहले वाला आरंभिक पूरा पाषाण काल। ये मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल। तो ये इनके टाइम का, पाषाण काल का विभाजन है। अब बात करते हैं कि आखिर इनकी चीजों में परिवर्तन कैसे आता गया, तो उसके क्या क्या कारण थे कि जिसके कारण ये लोग आखेटक यानी कि शिकारी और खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक पहुंचे। तो क्या क्या कारण रहे होंगे? तो सबसे पहले बात करते हैं बदलती जलवायु। पहला कारण जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बदलती जलवायु, यानी कि जो जलवायु में परिवर्तन आए उनके कारण चीजें कैसे बदली।
तो लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में परिवर्तन होना शुरू हुआ। ये सब पहले 20 लाख से 12,000 तक हमने देखा कि पूरा पाषाण काल है। उसके बाद टाइम आता है मध्य पाषाण काल का, जो 12,000 से 10,000 तक चलता है। तो बता रहे हैं यहाँ पे कि लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़े परिवर्तन हुए, यानी कि मध्य पाषाण काल में जब जलवायु में परिवर्तन आने लगे तो गर्मी, कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ गई, और जहाँ गर्मी बढ़ी तो मौसम थोड़ा सा बदला, तो वहाँ पे घास के मैदान बन गए, बड़े बड़े घास के मैदान बन गए। अब जब घास खूब सारी हो गई तो घास खाने वाले जानवर, उनकी संख्या बढ़ गई, जैसे हिरण, भेड़, बकरी, इनकी संख्या बढ़ी। अब क्योंकि जो अभी जानवर इनका शिकार करते थे, ये शिकारी लोग, पहले शिकारी थे, आखेटक थे, तो ये लोग शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे आए। तो इन्होंने इनके खाने वाली चीज़ों को देखा, जो जानवर ये खा रहे थे, इनकी खाने की आदतों के बारे में जानकारी हासिल की, और इनके प्रजनन के, यानी कि जब ये बच्चे पैदा कर रहे थे, जब इनकी संख्या बढ़ रही थी, तो उनके बारे में इन्होंने जानकारी प्राप्त की। अब जब ये देख रहे हैं कि उसको, जो जानवर हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और उनके लिए पर्याप्त मात्रा में घास वगैरह उपलब्ध हो गई है, जब उनके बारे में वो क्या क्या खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उनको जानकारी हो गई, तो उन्होंने क्या सोचा होगा कि उनको चलो पाल लेते हैं। तो उन्होंने उनके पालने के बारे में सोचा होगा, ऐसा हो सकता है। और यहाँ से ये लोग पशुपालक बन गए होंगे। और इन्होंने पशुओं को पाला क्यों होगा? उनसे उनका मांस प्राप्त करने के लिए, है ना। जानवर हिंसक नहीं है तो आराम से उनको पकड़ सकते हैं, बांध सकते हैं, और देख रहे हैं कि उनको खानी घास ही है जो यहाँ पे उपलब्ध है, तो उनको घास खिला के उनका भरण पोषण भी कर सकते हैं। उसके बाद जब बच्चे हो रहे हैं तो फिर जब भी भोजन की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको मार के खा ले रहे हैं, या फिर उसका दूध उसको खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से लोग खाद्य संग्राहक बन गए, यानी कि इकट्ठा करने लगे, पशुपालक बन गए। मछली भी इनके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थी, क्योंकि लोग नदियों के किनारे जल वाले स्थल के समीप रहते थे, तो उसमें मछली तो होंगी, तो मछली भी इनके भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत थी। अब हम बात करें खेती और पशुपालन की शुरुआत की, तो यहीं से उन्होंने जब जानवर पाला होगा, खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब जब घास उग रही है खूब सारी, तो हमारे जो गेहूं, धान है, ये भी तो एक प्रकार की घास है। तो हो सकता है कि जब जलवायु बदल रही है तो वहाँ पे इन्हीं घास के साथ गेहूं, धान, ये भी प्राकृतिक रूप से उगे हों। अब क्योंकि जानवर इन चीज़ों को खा रहे हैं, तो कोई और खा रहा है, तो मनुष्य भी तो उनको देखेगा कि खा रहे हैं, तो हो सकता है उस टाइम पे जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने इन अनाजों को बटोरना शुरू किया हो, इकट्ठा करना शुरू किया हो, और फिर इनके बारे में देखा होगा। जैसे अब ये लोग एक जगह रह रहे हैं वहाँ पे, तो देख रहे होंगे कि ये किस टाइम पक रहे हैं, है ना, किस टाइम इस पौधे उग रहे हैं, कैसे। तो उन्होंने इनकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश की होगी। अब इन्होंने देखा कि किस मौसम में जो बीज हैं किसी पौधे से जो छिटक के वहाँ पे फैल गए हैं, और फिर कब अंकुर बन रहे हैं, फिर वो पौधे बन रहे हैं, फिर उनमें बालियाँ लग रही हैं, और फिर से वो पक के फिर बिखर जा रहे हैं, तो उसको लोग कुछ बटोर लेते होंगे। इस टाइप से फिर उन बीजों का जो इकट्ठा करते होंगे, उनको भी उन्होंने कई जगह बो के देखा होगा। तो इस तरीके से वो लोग कृषक बन गए, खेती करना सीख गए होंगे। अब पशुपालन की बात करें, तो पशुपालन के लिए उन्होंने क्या किया होगा? वो देख रहे होंगे जानवर क्या खाते हैं, घास खा रहे हैं, हरी चीज़ें खा रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपने घर के आसपास रखा होगा। हो सकता है ऐसा कि रख के जानवरों को आकर्षित किया हो कि जानवर आएँ, और फिर उनको पकड़ के बांध लिया होगा, तो पशुपालन करने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने, जो हमारा ये कुत्ता का जो जंगली पूर्वज रहा होगा, पहले ये भी जंगल में रहते होंगे, उनका जो जंगली पूर्वज होगा उसको पालतू बनाया होगा, और फिर धीरे धीरे भेड़, बकरी, इन सारे जानवरों को भी इन्होंने पालना शुरू कर दिया होगा। और जैसे ये हिरण हैं, भेड़, बकरियां हैं, इनको जो हिंसक जंगली जानवर हैं, जैसे शेर वगैरह हैं, जैसे
जो जानवरों को मार के खा जा रहे हैं, तो उनसे, उन हिंसक जानवरों से, इन जानवरों की जिनको इन्होंने पाला, उनकी रक्षा करते होंगे। तो और जो घास खाने वाले जानवर हैं, ये झुंड में रहते थे, क्योंकि एक साथ रहते थे ये लोग, तो इन्होंने एक साथ कई सारे जानवर पालने शुरू किए होंगे इसीलिए। तो इस तरह से जो आरंभिक मानव था वो पशुपालक बन गया। अभी हमने देखा कि जो आरंभिक मानव है वो कैसे खेती कर, शिकारी से, शिकार करने से पशुपालक बन गया, जानवरों को पालने लगा, खाद्य संग्रह करने लगा, जैसे जो गेहूं, अनाज, धान वगैरह है उनका अनाज इकट्ठा करने लगा, फिर उनको वो पैदा भी करने लगा, तो कृषक बन गया। तो अब हम बात करेंगे बसने की प्रक्रिया की, क्योंकि अब जब वो लोग एक जगह पे जैसे वो रह रहे हैं, जानवर हैं उनके पास, खूब सारे जानवर हो गए, पाल लिए हैं उन्होंने, यानी कि वो उनका चलता फिरता जीता जागता भोजन है वो उनके पास है। अब वो लोग खेती भी कर रहे हैं, तो खेती के लिए एक निश्चित टाइम पीरियड होता है कि इतने समय ये फसल बोई गई, तो इतने समय में ये पकेगी, तब इसको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने फिर एक जगह रहने के बारे में सोचा होगा। तो ऐसे वो लोग एक जगह रहने लगे होंगे। अब उन्होंने रहने के लिए जो खेती कर रहे हैं, तो खेती के लिए उन्होंने उन चीज़ों को, उन पौधों को प्रयोग करना शुरू किया होगा जो बीमार कम पड़ते हैं, यानी कि जिनमें कीड़े मकोड़े ना लगें, जल्दी वो फसलें खराब ना होती हों, ऐसी फसलों को उपजाना शुरू किया होगा। ऐसे ही ऐसे जानवरों को पालना शुरू किया होगा जो बीमार कम पड़ते हों, वे जानवर जो हिंसक ना हो, है ना, जो जानवरों का शिकार ना करते हो, घास खाते हो, अहिंसक जानवर, उनको पाला होगा। और वो पौधे जो जिनके मजबूत डंठल हों, जो अनाज के दानों का भार संभाल सकते, ऐसे पौधे इन्होंने फसल के लिए चुने होंगे। और जो बसने की प्रक्रिया है, मानो कि ये पूरी ही संसार में धीरे 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 चली होगी, है ना। 12,000 वर्ष पूर्व हमने देखा है, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हुआ होगा। और जो आज का हमारा जीवन है, हम देखते हैं कि हम लोग घरों में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं। तो जो आज का रूप है, जो आज हम लोग भोजन करते हैं, जो चीज़ें खाते हैं, वो इसी जो आरंभिक मानव है हमारा, इसने बसना शुरू किया, इसने फसलें उगानी शुरू की, उसी का ये क्रमिक विकास है, उसी का ये परिणाम है जो आज हम लोग अपना समाज देखते हैं। कृषि के लिए आरंभिक मानव ने जो सबसे पहले जो फसलें प्रयोग की, गेहूं और जौ था। और जो इसने सबसे पहले जानवर पाले वो कुत्ता और भेड़ बकरी था। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो शिकारी मानव था, खाद्य संग्राहक बना, खाद्य संग्राहक से वो भोजन उत्पादक बन गया, और उसने पशुओं को पालना भी शुरू कर दिया। तो इस तरीके से उसने एक नवीन जीवन शैली को विकसित किया, यानी कि अब उसने जो जीवन जीना शुरू किया वो उसके पहले के जीवन से बिल्कुल भिन्न था। पहले वो इधर से उधर जा रहा था, अब कृषि कर रहा है, पशु पाल रहा है, तो वो एक जगह पे रह रहा है। क्योंकि कृषि का जो कार्य है, आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले उसको बीज बोना, फिर उसमें उसके खरपतवार हटाना, उसकी सिंचाई करना, पानी देना, रख रखाव करना, उसके बाद उसको काटना, फिर उसको घर लेके आना, फिर उसका भंडारण करना, उसको इकट्ठा करना, सुरक्षित रखना। ये सारी प्रक्रिया थोड़े समय की नहीं है, लंबा समय है, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। अब भंडारण के लिए उसने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाए, ज़मीन में गड्ढे खोद खोद के उसमें अनाज को संरक्षित किया, टोकरियाँ बनाई जिसमें उसने अनाजों को संरक्षित किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे वो अनाज को इकट्ठा कर रहा है। वो अनाज का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए कर रहा था, तो उसको खाने के लिए, सबसे पहले खाद्य के लिए, दूसरा बीज के लिए, क्योंकि उसको फिर से बोना है, इसलिए उसने कुछ अनाज को बीज के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया, बचाना शुरू कर दिया। और इस अनाज का प्रयोग वो किसी को उपहार देने के लिए भी करने लगा, उपहार के लिए भी हम कह सकते हैं। और इस अनाज का उपयोग उसे भंडारण, यानी कि बाद के लिए बचा के रखना शुरू कर दिया।
और जो जानवर थे उनके अनाज को भी उसने बचा के रखना शुरू किया। कृषि के उत्पाद उनको बचा के रखना, और उसके जो जानवर क्या थे, चलते फिरते उसके खाद्य उत्पाद थे। जानवरों का ज़रूरत पड़ने पे मांस खाने के लिए प्रयोग कर लेते थे, और उसके दूध का प्रयोग करते थे वो लोग खाने के लिए। तो जो पशुपालन हो गया वो उनके भोजन के भंडारण का एक बहुत ही अच्छा तरीका था। तो अब आपकी एनसीईआरटी में जो अगला टॉपिक दे रखा है उसमें लिखा हुआ है, आओ आरंभिक मानव के बारे में, जो कृषक और पशुपालक थे उनके बारे में पता करें। तो उसमें कुछ स्थानों के नाम दे रखे हैं, मेहरगढ़, बुर्जहोम, कोलडिहवा, महागड़ा, चिरांद, दाऊजली हेडिंग, हल्लूर, पय्यमपल्ली। ये कुछ स्थान हैं जहाँ से पुरातत्वविदों ने जो प्राचीन कृषक और पशुपालक थे उनकी चीज़ें या उनके अवशेष प्राप्त किए हैं इन स्थानों से। और ये पूरे ही उपमहाद्वीप में, पूरे ही भारतीय उपमहाद्वीप में ये स्थान पाए जाते हैं। आप इन सारे स्थानों को मैप में ऊपर से नीचे तक, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक देख सकते हैं। इन स्थानों पे क्या प्राप्त हुआ है, तो जो प्राचीन कृषक थे, पशुपालक थे, उनकी झोपड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। वहाँ से उन जानवरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं खुदाई से, और वहाँ पे जो जानवरों की, मनुष्यों की हड्डियाँ एक साथ मिली तो पता चलता है कि हाँ एक साथ रहते थे पशुपालक। और वहाँ पे अनाज के कुछ दाने भी मिले हुए जले हुए, क्योंकि वैसे तो अनाज नष्ट हो जाएगा वनस्पति रूप में, लेकिन जब जल जाते हैं तो वैसे ही राख के रूप में पड़े रहते हैं। अब ये जो दाने हो सकता है ये ऐसे जल गए हों या फिर जानबूझ के जलाए गए हों। तो ये लोग आरंभिक मानव एक स्थायी जीवन में लोग प्रवेश कर चुके थे, जिसमें जो इन लोगों के गर्ता आवास, झोपड़ियों के अवशेष मिले। गर्त आवास यानी कि गड्ढा घर, जो कि कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। कश्मीर बुर्ज होम, यहाँ से गर्तावास यानी कि गड्ढा घर के अवशेष मिले हैं। और इन गर्तावास में उतरने के लिए सीढ़ियाँ मिली हैं कि उसमें वो लोग उतर के उससे जाते होंगे। और जो झोपड़ियों के अवशेष मिले उनसे बाहर और उनके अंदर आग जलाने के स्थान हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मौसम के अनुसार, जैसे मौसम बदलता होगा तो घर के बाहर खाना बना रहे हैं, मौसम बदल रहा है तो घर के अंदर खाना बना रहे हैं। और जो यहाँ पे जब ये लोग कृषक और पशुपालक बन चुके हैं, यहाँ पे जो उनके पत्थर के औजार मिल रहे हैं, पाषाण वाले उपकरण मिल रहे हैं, ये पहले जो पूरा पाषाण काल के चीज़ें थी उनसे भिन्न है। तो इस काल को नव पाषाण काल नाम दिया जाता है, जहाँ पे कृषक और पशुपालकों के अवशेष मिलते हैं। पहले के जो औजार थे थोड़े खुरदुरे थे, थोड़े भौंडे टाइप के थे, लेकिन जो बाद के औजार है वो अधिक पैने धारदार हैं और उन पे पालिश चढ़ाई गई है। तो ये अंतर है पहले के और अब के इस नवपाषाण काल के उपकरणों में, औजारों में। और यहाँ पे ओखली और मूसल भी मिले हुए हैं। तो ओखली मूसल का प्रयोग ये लोग अनाजों को, वनस्पतियों को पीसने के लिए करते होंगे। और यहाँ पे चूँकि औजार नए मिले हैं लेकिन पहले के भी औजार मिले हैं, तो ये प्राचीन प्रस्तर उपकरण है उनका भी उपयोग हो रहा है, उनको और विकसित किया जा रहा है। और हड्डियों के भी औजार मिले यहाँ पे, तो हड्डियों से भी औजार बनाए जा रहे हैं। और वो बर्तन जिनका प्रयोग ये लोग अनाज को संरक्षित करने के लिए, भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं, तो वो बर्तन कुछ सादे हैं, कुछ पे अलंकरण यानी कि डिज़ाइन भी बनाई गई है, चित्रकारी भी की गई है। और यहाँ पे ये लोग चावल, गेहूँ, दलहन, ये सारी चीज़ें इनके भोजन का हिस्सा बन चुकी हैं। अब ये लोग अनाज की खेती के साथ साथ कपास की भी खेती करने लगे हैं। तो ये लोग कपड़ा बुनना भी सीख गए हैं, और यहाँ पे आते आते वो कपड़े बुन रहे हैं, यानी कि कपड़े पहनने भी लगे हैं। तो इस तरीके से जो पूरी प्रक्रिया है इनके विकास की, कहाँ से अखेटक खाद्य संग्राहक से कृषक तक यानी कि स्थायी जीवन तक, ये धीरे धीरे एक ही समय में परिवर्तन नहीं हुआ, ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से चीज़ें चली। बहुत ही धीमा परिवर्तन था ये, यानी कि इसमें
लाखों वर्ष लगे, कई पीढ़ियां बदली, तब जाके ये जो परिवर्तित रूप हमारे सामने है। और आज भी ये जो मानव सभ्यता है ये अपने विकास के क्रम में है, और ये कुछ समय बाद और भी परिवर्तित रूप में होगी। और बहुत सारी जगहों पे लोग, जैसे यहाँ पे बदल बदल के अपनी जीविका, मौसम बदल रहे हैं, यहाँ पे मौसम बदलते रहते हैं, तो बदल बदल के मौसम के अनुसार अपनी जीविका चलाते थे, यानी कि उनके मौसम के साथ उनके खाने पाने की चीज़ें बदल जाती थी। और ऐसा आज भी देखने को मिलता है, भोजन में कुछ कुछ परिवर्तन मौसम के हिसाब से हो जाता है। आपके एनसीईआरटी में मेहरगढ़ के बारे में थोड़ी सी विस्तृत जानकारी है, उसको देख लेते हैं। ये सारे ही पूरा स्थल जो हम लोगों ने देखे, सिर्फ नाम देखे, इनको हम लोग अपने आगे आने वाली कक्षाओं में विस्तार से भी पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इसके नाम ही दे रखे, तो अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ही। मेहरगढ़ जो ईरान जाने वाला रास्ता है, भारत से ईरान जाने वाला रास्ता, बोलन दर्रे के पास जो इसकी स्थिति है, मैप में आप लोग देख सकते हैं। ईरान जाने वाले रास्ते पे बोलन दर्रे के पास ये हरा भरा समतल मैदान के रूप में दिखाई पड़ता है मेहरगढ़। और ये वो स्थान है जहाँ सबसे पहले कृषि और पशुपालन हुआ, उसके साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो कृषि में गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। पशुपालन में भेड़, बकरी, ये सारे जानवर पालते होंगे लोग, इनके अवशेष मिले। यहाँ पे हिरण, सुअर के भी अवशेष मिले, और जंगली जानवर, जो जंगली जानवर होते हैं उनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे जो घरों के अवशेष मिले हैं वो आयताकार हैं, तो यहाँ से आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, आयताकार। और प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा बड़े बड़े कमरे मिले हैं। इन कमरों का प्रयोग संभवतः ये लोग अनाज के भंडारण के लिए करते होंगे, अनाज को इकट्ठा करने के लिए करते होंगे। अब यहाँ जो कब्रों के अवशेष मिले हैं मरने के बाद, तो उन कब्रों को देख के लगता है कि ये लोग मरने के बाद अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान जताते थे, और ये लोग मृत्यु के बाद भी जीवन होता है ऐसा कुछ विश्वास करते थे। इसीलिए जो ये कब्रों में दफना देते थे जिन लोगों को, उनके साथ ये लोग खाने की कुछ चीज़ें रख देते थे। जैसे कहीं कहीं पे मनुष्यों के साथ बकरियों के भी अवशेष मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि बकरियों उन्होंने उनके भोजन के रूप में इनको साथ में दफनाया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। ये था हमारा अध्याय 2, आखेट खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। तो आज की क्लास में हमने ये देखा कि मनुष्य कैसे शिकारी से भोजन उत्पादक बन गया, कृषक बन गया, पशुपालक बन गया। इसके आगे की बातचीत हम लोग इसके अपने अगले अध्याय में करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और हमारे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।